बिलाल साहब आपसे एक चीज इसलिए पूछ ले रहा हूं कि एक जोड़ और डाला गया है। एक जोड़ डाला गया है कि, और ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। H1B वीसा, जो देश में जीएसटी हो रहा है, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड। इसलिए मैं कह रहा हूं, मोदी जी स्वदेशी स्वदेशी की एक नया नारा रखने लगे हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि चाबी तो स्वदेशी है। स्वदेशी की चाबी आज से 100 साल पहले गांधी ने कहा था कि चाबी स्वदेशी है। आप इसको आज आपको पता लगा है क्योंकि आपने तो शायद रिचर्ड एटनबरो की जब पिक्चर देखी तो आपको पता लगा कि कोई गांधी नाम का व्यक्ति भी इस देश में हुआ है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपको कभी कभी नहीं लगता है बिलाल साहब कि जो मोदी जी काम करते हैं वो या तो मतलब आपकी हंसी उड़ाते हैं, या उनको इल्म ही नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, या वो झूठ बोलने में इतने महारत हासिल कर लिए हैं कि उनको लगता है कि मैं कुछ भी बोल दूंगा, कुछ लोग तो इसको सच मान ही लेंगे। एक व्यक्ति जो महंगी घड़ी, मतलब वो कई लाखों की घड़ी, महंगा विदेशी चश्मा, महंगी कलम और सब विदेशी, महंगा जूता पहन के हमको आपको बताता है कि स्वदेशी खरीदो, या तो खरीदो या बेचो। और आज मैं इसलिए कह रहा हूं, आज मोदी जी का एक और ट्वीट आया है जिसमें सारे पेपर्स के उन्होंने फ्रंट पेज के वो लगाए। देखिए भाई, महा बचत की वजह से कितना बिल्कुल बाजार गमगमा गया है। मैं बिलाल साहब बिल्कुल ईमानदारी से देख रहा हूं, ये जो टोटल बाजार है, जो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, रिलायंस रिटेल और मालूम नहीं क्या क्या, इन सब में जो बेचा जा रहा है उसका 90% से ऊपर चीनी माल है। अब मैं समझना ये चाह रहा हूं कि एक तरफ आप स्वदेशी की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप चीन के माल को बेचने की पैरवी हमारे मोदी जी कर रहे हैं। तो उसी तरह से H1B वीसा में वो क्या चाहते हैं, इन मतलब ये दोनों चीजों को मैं एक बार रिलेट करके आपसे एक एक टिप्पणी लूंगा। बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है, तो ये मोदी जी का एक नया खेल, ये सबको एक साथ कितने लोगों को कहां कहां क्या क्या झूठ बोलना है, या वो सोचते हैं कि लोगों को मैं बेवकूफ बना ले जाऊंगा। शुक्रिया आनंद जी। देखिए आनंद जी, जो हमारे यहाँ H1B वीज़ा को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, जो संकट है ये वाकई बहुत गंभीर, इसको समझने की ज़रूरत है। और क्योंकि आज आप देखे होंगे कि निफ्टी के अंदर जितनी भी हमारी आईटी इंडस्ट्रीज हैं, उसमें चाहे इन्फोसिस है, चाहे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, विप्रो है, HCL है, सबके शेयर्स को बहुत ज़्यादा डेंट लगा। और ये H1 वीज़ा वास्तव में अमेरिका की एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। वो एक वेपन के रूप में इसे इस्तेमाल करना चाहता है, हिंदुस्तान पे एक प्रेशर बिल्डअप करना चाहता है ताकि वो ट्रेड डील अपनी शर्तों पर कर सके। सवाल हिंदुस्तान और अमेरिका में ट्रेड डील का नहीं है, सवाल है कौन अपनी शर्तों पे कर सके। ये वो हथियार है जो उसने अमेरिका ने इस्तेमाल किया। और आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से अमेरिका ने 50% हमारे पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रखा है, जिसमें 25% ऑयल कंडीशन वाले को लेकर है। आपने देखा होगा चाबहार प्रोजेक्ट उसने अटका दिया। आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान को तस्करी देशों में उसने शामिल कर दिया है। आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के ऊपर जो H1 वीज़ा की जो उसने कंडीशन और कैप लगाई है, वो एकदम ऐसा इमीडिएट संकट है भारत के स्पेशली आईटी स्किल्ड इंडस्ट्री पर, जिसको संभालना हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप देखे होंगे कि हिंदुस्तान का तकरीबन 2-2.5 लाख स्किल्ड प्रोफेशनल आईटी इंडस्ट्री का आदमी अमेरिका में काम करता है। इमेजिन कीजिए कि ऐसा वक्त आए कि वो उसे घर लौटना पड़े, तो ऐसे में वो क्या इस कंडीशन में हिंदुस्तान के उसको इमीडिएट जॉब दिला पाएगा? क्या भारत की जो आईटी इंडस्ट्रीज हैं, क्या उनके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो उनको इम्बाइब कर पाएंगी? और हिंदुस्तान के अंदर वो जब वापस आएंगे, घर वापसी होगी, तो यहाँ पर जॉब सर्च की जो प्रोबेबिलिटी है वो एकदम बढ़ जाएगी। अगर आप हिंदुस्तान की बेरोजगारी का ग्रामीण स्तर पर देखें, एवरेज और अर्बन स्तर पर देखें, तो हिंदुस्तान के अंदर जो बेरोजगारी का जो संकट है वो तकरीबन 15 से 20% हिंदुस्तान के अंदर अर्बन लेवल पर बेरोजगारी है। और अगर ये सब 2.5, 3, 4, 4.5 लाख लोग लौट के आएंगे, तो इनके लिए कहाँ आप किस तरह से इनको एडजस्ट करेंगे? ये बात ठीक है कि अगर
हिंदुस्तान के लोग या हिंदुस्तान की आईटी इंडस्ट्री या ब्रिटेन के अंदर, यूरोप के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर नए मार्केट तलाशती भी हैं या नए नए प्रोजेक्ट हासिल भी करती, तो वो एक कल परसों को तो हाथ लगने से रहे, उसको तलाशने भी मिनिमम 3 से 5 साल का वक्त चाहिए। और आपको पूरी अगर इंडिपेंडेंट होना है अमेरिका से, तो आपके पास पूरा 10 साल का रोड मैप होना चाहिए। तो आप ये समझिए कि हिंदुस्तान के अंदर जो बेरोजगारी के स्वर हैं, जो बेरोजगारी की परेशानी है, वो एक शोरगुल में बदल जाएगी, एक हंगामा बर्पा हो जाएगा हिंदुस्तान के अंदर, लोग त्राही त्राही करने लगेंगे, जिसका तो पॉलिटिकल रिपकल्शन ये होगा कि सरकार पर उसका दबाव बनेगा, देश के अंदर एक बेचैनी पैदा हो जाएगी, और बेरोजगारी का जब संकट या आवाजें उठेंगी, तो देश का एक माहौल खराब हो सकता है। यह दबाव प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर आएगा। हम अच्छी तरह, हमें ये भी मालूम है कि 15 लाख इंजीनियर एवरी ईयर हिंदुस्तान प्रोड्यूस करता है। उन 15 लाख इंजीनियर में से आनंद जी सिर्फ 10% लोग ही हैं जो अपने कोर प्रोफेशनल एरिया में जॉब हासिल कर पाते हैं, और बाकी लोग जो हैं वो डाइवर्ट करते हैं अपने आप को, दूसरी दूसरी सर्विसेज में ले जाते हैं। हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज आ रहा था, वो तकरीबन इसी आईटी इंडस्ट्री से, हमारा जो 70% हमारा शेयर था अमेरिका के अंदर, वो 150 बिलियन डॉलर से 200 बिलियन डॉलर तक हम फॉरेन एक्सचेंज ओवरऑल अमेरिका से इन्हीं आईटी एक्सपर्ट्स के माध्यम से प्राप्त कर रहे थे। वहीं आप देखेंगे कि ये संकट इतना गहरा जाएगा कि हिंदुस्तान के लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। ये बात ठीक है कि अगर इसे डिप्लोमेटिक लेवल पर देखें, कि अमेरिका को काउंटर करने के लिए चाइना ने अपना के वीजा इंट्रोड्यूस किया लेटेस्ट, लेकिन अगर आप चाइना की तरफ भी डाइवर्ट करते हैं, तो चाइना से भी हमारा कोई इतना ज्यादा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या इतने कॉर्डियल रिलेशन नहीं रहे हैं। ये तो एक सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम एक डिप्लोमेटिक मूव कर रहे हैं, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हम चाइना की तरफ मजबूरी में मूव करना पड़ रहा है। लेकिन अगर चाइना की तरफ भी हमारा ये बेरोजगार आईटी एक्सपर्ट डाइवर्ट भी होता है, तो वो भी एक कंडीशनली होगा, उसमें इसका मतलब ये तो नहीं हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। वहीं आप ये देखिएगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो ब्रेन ड्रेन का ये जो कंसेप्ट है, हिंदुस्तान लोग कह रहे हैं कि साहब हमारा ब्रेन ड्रेन रुक जाएगा। ब्रेन ड्रेन जरूर रुक जाएगा, लेकिन वो तब रुकेगा जब हमारे यहाँ वो जॉब अवेलेबल होंगी, जब हम उनको एडजस्ट कर पाएंगे। लेकिन जो लोगों का एक संकल्प होता है, जो लोगों के सपने होते हैं, उसको बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आता है। तो ये जो फिलहाल अमेरिका ने एक स्ट्रेटेजी के फॉर्म में H1 वीजा का जो संकट हम लोगों के सामने रखा है, वो यकीनन अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाने के लिए रखा है। और आप ये देखेंगे कि अभी इन्फोसिस है, टीसीएस है, विप्रो है, एचसीएल है, अभी इनके पास यूरोपियन कंट्रीज में इतने बड़े प्रोजेक्ट नहीं है, ना इनके पास ब्रिटेन में इतने बड़े प्रोजेक्ट हैं, ना इनके पास ऑस्ट्रेलिया में इतने बड़े प्रोजेक्ट हैं। तो जब इनके द्वारा इनको जो प्रोजेक्ट अमेरिका में मिले हुए, वहां से जब लोग लौटेंगे, तो ये अपने यहाँ बर्डन कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये अपने यहाँ से लोग निकालेंगे, या तो सरकार इनको कोई सब्सिडी दे इतनी लेवल पर, तो सरकार कॉर्पोरेट को सब्सिडी देगी, तब हिंदुस्तान के अंदर एक माहौल पैदा होगा, साहब आप कॉर्पोरेट को सब्सिडी फौरन दे देते हैं, गरीब लोगों को इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आप कुछ नहीं करते। तो बहुत ज्यादा संकट है हिंदुस्तान के अंदर। ये बात ठीक है कि जो ग्लोबल लेवल पर जो आउटसोर्सिंग का पैटर्न है, वो भी हमें बदलता हुआ इसके माध्यम से नजर आएगा। कुल मिलाकर अमेरिका एक तरह से हमें एक कंडीशनल ग्रिप करना चाहता है, और मैं बहुत ही जिम्मेदारी से कहता हूं कि अगर अमेरिका को हमने अपने एग्रीकल्चर क्षेत्र में एक्सेस दे दिया, तो सोचिए ये हमारे लिए आत्मघाती ही साबित होगा। तो एक तरफ भारत के लोग आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, अपने संप्रभुता की बात करते हैं, संघ प्रमुख ने भी अभी बोला है कि हमें आंख बंद करके काम नहीं करना चाहिए। तो हम बुरी तरह फंस गए हैं इन परिस्थितियों के चलते। और ये जो फंसे हैं, हम इसलिए फंसे हैं कि हमने जो कूटनीतिक स्तर पर जो गलतियां की हैं, डिप्लोमेटिक लेवल पे जो गलतियां की हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से हमने ट्रंप की ईगो को हर्ट किया है, हमारा क्या इसमें जा रहा था अगर हम ये कह देते कि साहब हमने पाकिस्तान का भूसा भर देते, वो तो हम ट्रंप साहब के कहने पर रुक गए। तो हम अपने दुश्मन को भी, अपने ऑडियंस को भी एड्रेस कर लेते और अमेरिका की ईगो को भी एड्रेस कर लेते, लेकिन हमसे कहा ही नहीं गया, हम चुप्पी लगा के बैठ गए। तो अमेरिका की प्रेसिडेंट की जो ईगो है, हमने उसे हर्ट किया है। तो फिर वही आप अपने पड़ोसी देश को देख लीजिए,
कि वो एक इमर्जिंग सुपर पावर का एक एलाई बन गया है, जो देश का एक बहुत ज्यादा फाइनेंशियल स्टेब्लिश कंट्री है सऊदी अरब का, उसके साथ उसका समझौता हो गया है। तो सऊदी अरब का और पाकिस्तान का समझौता तो बिल्कुल यही है कि जैसे चीन की इनडायरेक्ट एंट्री हो गई हो मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के अगेंस्ट, तो हम हमारा कहाँ उसमें एक एक्सेस है। तो कुल मिलाकर हमारे लिए हालात बहुत गंभीर हैं। हम पूरी तरह डिप्लोमेटिक लेवल पे, कूटनीतिक लेवल पे, नीतिगत स्तर पे पूरी तरह फ्लॉप हो गए हैं। सिर्फ नारेबाजी की बात जहां तक बात है वो हम कर सकते हैं, लेकिन स्वदेशी की बात करते तो हमारी इंडस्ट्री इतनी डेवलप कहाँ है कि अगर हमारी इंडस्ट्री डेवलप होती तो फिर चाइना से हमें माल खरीदने की जरूरत पड़ती। तो कुल मिलाकर जो हैपजर्ड, जो मिसमैच हम लोगों ने किया है एक सुपरफिशियल मार्केटिंग नैरेटिव बनाने के लिए कि हम बड़े ताकतवर देश हैं, और उस नैरेटिव को हमने देश के लोगों की साइकोलॉजी का हिस्सा बना दिया। लोग महसूस कर रहे हैं हाँ हम बहुत बड़ी शक्ति हैं, लेकिन ये वास्तविकता से बहुत दूर है। कुल मिलाकर हमें एक एक समझदारी के साथ एक वास्तविकता के दर्पण में झांकने की जरूरत है, और ये बड़ी बड़ी डींगे हाँकने से देश नहीं चला करते, नीति नहीं चला करती, कूटनीति नहीं चला करती। कुल मिलाकर देश के अंदर एक बहुत बड़ा संकट पैदा होने जा रहा है, और इसका सारा का सारा दबाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और उनकी छवि पर ही पड़ेगा।